पार्टी प्रोटोकॉल बाद में, पहले संविधान तो पहले नंबर पे है या नहीं है? मुझे बताइए, अगर हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को अपनी सरकार के अंदर रह के भी उठा ना सके, अपने लोगों की लड़ाई को लड़ ना सके, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर अपने समाज को होने वाले जुल्म के खिलाफ बोल ना सके, तो हमारे एमपी, एमएलए और मंत्री बनने का कोई फायदा है क्या? इसमें रिजर्वेशन खत्म करने की जरूरत क्या बची? रिजर्वेशन तो उन्होंने पढ़ाई को महंगा करके आपके बच्चों से पढ़ाई को छीन कर रिजर्वेशन ऑलरेडी उन्होंने खत्म कर दिया। एक साल की केवल फीस का खर्चा कम से कम 2.5 लाख, हॉस्टल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, किताबों का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो एक बच्चे को 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए चाहिए 15 लाख, 5 साल की लॉ करने के लिए चाहिए 20 लाख, 4.5 साल का मेडिकल करने के लिए चाहिए करीब 20 लाख। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग बैठे, अपने गरीब समाज के लोग बैठे हैं, आप लोग बताइए, क्या हमारे समाज के 99% लोग, एसटी, एसटी, ओबीसी के 99% लोग क्या 15-20 लाख रुपए का खर्चा उठाकर अपने बच्चों को ये प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री करवा सकते हैं क्या? एक भी बता दो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, एक भी कॉलेज का प्रोफेसर, कॉलेज का टीचर, स्कूल का, जो अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ा रहा हो जिसमें वो खुद पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता है सरकारी स्कूल में दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के बच्चे आते हैं, ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। 98% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, 98% प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो ये फिर प्राइवेट स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू क्यों हुआ, उसकी जरूरत क्या थी? दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, सद्गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, मानव कांसीराम साहब, व समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। आज का जो समारोह है, संविधान सम्मान समारोह, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी करीब 10 दिन पहले लखनऊ में किया था, उससे 10 दिन पहले करीब दिल्ली में किया था, ये तीसरा प्रोग्राम है। सामाजिक न्याय की तरफ हम लोग बढ़ने की भी कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन सामाजिक न्याय को, एक रास्ते को रोकने का प्रबंध मनुवादी सरकार ने कर दिया है। हम लोग की समस्या यह है कि हम अपनी समस्याओं के असल कारण को नहीं जानते, और असल कारण को ना जानने की वजह से जो इलाज खोजते हैं, उसकी वजह से इलाज होता नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता, मैं समझता हूं कि यह विषय जितना गंभीर है, उसमें अगर न्याय न जुड़े, अगर केवल सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता मिले लेकिन न्याय ना मिले, तो ऐसी स्वतंत्रता का मोल क्या है? संविधान ने तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात की है, और न्याय मिलता दिख नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये लिख देने मात्र से कि सबको सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, लेकिन न्याय का अवसर ना मिले। बिना अवसर के उन शब्दों का हम करें क्या? लगभग हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो तोड़ा, वो इतना आसान नहीं था। इस संघर्ष में उन्होंने अपने 5 में से 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवाया, जवानी में अपनी पत्नी माता नंदाबाई को गंवाया, अपना पूरा जीवन जलाकर वो हमारे लिए विकास के रास्ते बनाकर गए। अगर वो हमें राजनीतिक रिजर्वेशन ना दिलवाते,
तो मैं एमएलए नहीं बनता, और एमएलए नहीं बनता तो दिल्ली की सरकार में मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनता। और तो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो आज भी हमारे किसी एक व्यक्ति को गांव का प्रधान न जीतने दे। ये कड़वा सच समझ लीजिए। आज आरक्षण को छीनने की जरूरत नहीं है। जैसा लोग कह रहे हैं सरकार आरक्षण छीन लेगी, आरक्षण तो वो छीन चुका है। हजारों साल की जो गुलामी बाबा साहब ने तोड़ी, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया, राजनीति में रिजर्वेशन दिया, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। लेकिन हमने जो सर्वे किया था कि देश के जितने सीनियर जजेज हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर वकील है, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमारे सर्वे में निकल कर आया 98% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, 98% प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो ये फिर प्राइवेट स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू क्यों हुआ, उसकी जरूरत क्या थी, कौन से वो कारण है? जब उन सरकारी स्कूलों से पढ़ के गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे, मुख्य धारा में आने लगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको कम्पीट करने लगे, तो उन लोगों के पेट में दर्द हो गया जिन्होंने हमें लगभग 3000 साल से गुलाम बना के रखा, जो हमारे लोगों से अपने खेतों के अंदर, अपनी फैक्ट्रियों के अंदर 14-14 घंटे काम करवाते थे, बिना तनख्वाह के, बिना पैसे के, काम के बदले में घर का बचा हुआ खाना देते थे। आज हमारे लोगों ने न्यूनतम मजदूरी मांगना शुरू कर दिया, 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम मांगना शुरू कर दिया। आज हमारे लोग अपने जो मजदूरी के जो अधिकार बाबा साहब ने दिए उसकी मांग करने लगे। वो लोग जो कभी भी स्वर्णों के घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, वो लोग अफसर बन के उनके ऊपर बैठने लगे या बगल में बैठने लगे, तो उनके लोगों के पेट में दर्द हो गया। उन्हें लगा कि जो लोग कभी हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे, आज वो लोग हमारे बगल में बैठने लगे, अफसर बनने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, इंजीनियर बनने लगे हैं, साइंटिस्ट बनने लगे हैं, प्रोफेसर बनने लगे हैं। इंटरव्यू में तो हम उन्हें कम नंबर दे के नीचे रख देते हैं, लेकिन रिटन टेस्ट में हमसे भी ज्यादा नंबर लाने लगे हैं। उनको दर्द हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये सब जो इनको मिला है, ये जो मुकाबले में खड़े हुए हैं, ये केवल और केवल इनको जो पढ़ने का मौका मिला बराबर, चूंकि वहां टीचर पक्षपात तो करता था, वो हमारे बच्चों को उठा के पीछे बिठा देता था, अपने बच्चों को आगे बिठा देता था, लेकिन पढ़ाता तो सबको एक जैसा था। उसमें गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ने लिखने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन जाता था। इस दर्द ने उनको एहसास कराया कि ये जो तरक्की हुई है, ये रिजर्वेशन की वजह से हुई है, ये पढ़ने लिखने की वजह से हुई है। उन्होंने तभी षड्यंत्र किया कि इनके पढ़ाई के रास्ते फिर से बंद कर दो, इनके नौकरियों के रास्ते फिर से बंद कर दो। लेकिन उसमें जो बाधा थी, वो बाधा भारत का संविधान था। अब संविधान कह रहे थे इस रास्ते को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। और कमजोर इतना कमजोर कर दिया, जिस स्कूल के अंदर 100 टीचर चाहिए वहां पर 25 टीचर हैं। पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, वहां पढ़ाई का वातावरण ही नहीं है। जिसके पास पैसा है, चाहे वो कोई दलित भी क्यों ना हो, मजदूर भी क्यों ना हो, जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा आ जाए, वो सरकारी स्कूल के बजाय अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद कर रहा है। एक भी बता दो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, एक भी कॉलेज का प्रोफेसर, कॉलेज का टीचर, स्कूल का, जो अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ा रहा हो जिसमें वो खुद पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है सरकारी स्कूल में दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के बच्चे आते हैं,
इन ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद करने शुरू कर दिए। आरटीआई से रिजर्वेशन हमें पता लगा कि पिछले 20 से 20 सालों के अंदर लगभग 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो एक तरफ शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में हमारे लोग पढ़ ही ना पाए, पढ़ाई अपना छोड़ दें। क्योंकि 99% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ये हम बाकायदा डाटा के साथ बोल रहे हैं, सर्वे किया हुआ हमारा, 99% SC ST के लोग ऐसे हैं पूरे देश में, अगर उनकी इनकम हर महीने की देखी जाए तो 3,000 रुपए महीने से 20,000 रुपए महीने के बीच 99% की इनकम है। बाकी का बचा 1% SC ST, 1% ऐसे जिसमें या तो वो सरकारी नौकरी में है या वो किसी बिजनेस में आ गए। तो वो लोग जो 1% है वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन जो 99% है वो तो मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चा बनेगा क्या? फिर भी बच्चा बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत मेहनत कर लेता है, काबिल है। अब उसके सामने चैलेंज आता है जब बच्चा 10वीं कर लेता है। अब वो बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, वकील बनना चाहता हूं। अब उस बच्चे को कंपटीशन में बैठना है 12वीं के बाद, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉ करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोचिंग के लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपया चाहिए पहले तो पहले तो इंतजाम करे वो 3 से 4 लाख रुपए का। उसके बाद अगर बच्चे ने कंपटीशन पास कर लिया, अब उसका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफर हो रहा है, उसका IIT में एडमिशन ऑफर हो रहा है, उसका दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन शुरू हो रहा है। तो 1 साल की केवल फीस का खर्चा कम से कम 2.5 लाख, हॉस्टल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, किताबों का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो एक बच्चे को 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए चाहिए 15 लाख, 5 साल की लॉ करने के लिए चाहिए 20 लाख, 4.5 साल का मेडिकल करने के लिए चाहिए करीब 20 लाख। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग बैठे, अपने गरीब समाज के लोग बैठे, आप लोग बताइए क्या हमारे समाज के 99% लोग SC ST OBC के 99% लोग क्या 15-20 लाख रुपए का खर्चा उठाकर अपने बच्चों को ये प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते ना। तो जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपका बच्चा आगे पढ़ेगा कैसे? इसमें रिजर्वेशन खत्म करने की जरूरत क्या बची? रिजर्वेशन तो उन्होंने पढ़ाई को महंगा करके आपके बच्चों से पढ़ाई को छीन कर रिजर्वेशन ऑलरेडी उन्होंने खत्म कर दिया। ये एक चोट नहीं मारी केवल उन्होंने हमारे समाज के ऊपर, दूसरी चोट उन्होंने मारी, एक एक करके सारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेचते चले गए। आज नौकरियां ऑटोमेटिक खत्म हो गई, क्योंकि जब सब कुछ बिक जाएगा, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेंगी, तो फिर आप उस रिजर्वेशन का क्या चार्ज डालेंगे? यानी कि सरकारों ने सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर एक तरफ हमारे बच्चों से एजुकेशन को छीन लिया और दूसरी तरफ हमारे बच्चों से नौकरी के अवसर को छीन लिया। अब तीसरी चीज बचती है बिजनेस। आज कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जितने लाखों रुपए की जरूरत है, बड़ा करोगे तो करोड़ों चाहिए, छोटे मोटे के लिए भी लाखों चाहिए। क्या हमारे लोगों के पास लाखों रुपया है? और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बने हैं उसके लिए अगर लोन लेने जाओ, लोन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। क्या आपके पास सिक्योरिटी है कि आप सिक्योरिटी दे देना आपके बच्चों को लोन मिल जाए? यानी आप तो बिजनेस करने की इच्छा रखते हुए भी पैसे का अभाव में बिजनेस भी नहीं कर सकते और कोई इंस्टीट्यूशन आपको बिजनेस के लिए लोन भी नहीं देगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे, क्या ये सच नहीं है कि 75% ऑलरेडी वो छीन चुके हैं? 25% बचा है। वो 25% भी जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, जो मनवादी मानसिकता के तहत, जो संविधान को खत्म करके जिस तरह ये वापस मनुस्मृति लाने का एक षड्यंत्र भारतीय की जनता पार्टी कर रही है, बीजेपी, अगर वो इसी तरह बढ़ते रहे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आज सवाल केवल किसी एक राजनीति का नहीं है, आज सवाल देश को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को बचाने का है। सुभाषिनी यादव जी आ गई है, इशारा मेरी तरफ है कि अब आप रोकिए। और मैं भी एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं शुरुआत समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया था उससे शुरुआत हुई और वहां से चल के मिशन जय भीम पूरे देश में हम लोगों ने बनाया।
फिर एमएलए भी रिकॉर्ड परसेंटेज वोट की जीत में दिल्ली में नंबर 1 की परसेंटेज वोट की जीत से जीत के आए 2 बार, फिर मंत्री भी बने, आज भी एमएलए हैं। लेकिन मन को तसल्ली नहीं है। एमएलए बन के, मंत्री बन के भी हम 5.5 साल मंत्री रह लिए, लेकिन हम अगर समाज को कुछ दे ना पाए तो फिर उस मंत्री और एमएलए बन के भी क्या फायदा। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सुहासिनी जी सिर्फ एक बात को कहना चाहता हूं। जो आज का टॉपिक है सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है कहां? आप बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से एमएलए बन गए, सांसद बन गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी प्रोटोकॉल। भाई पार्टी प्रोटोकॉल बाद में, पहले संविधान तो पहले नंबर पे है या नहीं है? मुझे बताइए, अगर हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को अपनी सरकार के अंदर रह के भी उठा ना सके, अपने लोगों की लड़ाई को लड़ ना सके, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर अपने समाज को होने वाले जुल्म के खिलाफ बोल ना सके, तो हमारे एमपी, एमएलए और मंत्री बनने का कोई फायदा है क्या? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एमपी, एमएलए बनाया था कि हम जाके संसद में जीत के जाएं, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने और गूंगे बहरे बन के बैठ जाए? हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे, हमारी बस्तियां जलती रहे और हमें वहां कहा जाए पार्टी प्रोटोकॉल, आप चुप रहो, मत उठाओ इस मुद्दे को। क्यों नहीं उठाएंगे? हम एमएलए, एमपी बने या ना बने, हम समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। और आज मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम लोग, जो भी एक हमारी बहन बोल रही थी, इस चुनाव को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है। मोदी जी जिस तरह देश को जिस तरफ ले जा रहे हैं, मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए देश की जनता लड़ रही है। देश के संविधान को बचाने के लिए देश की जनता लड़ रही है। आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसने भी अगर मोदी जी जैसा काम किया, इसने भी अगर एससी, एसटी, ओबीसी के हक अधिकार की रक्षा नहीं की, इसने भी अगर संविधान की रक्षा नहीं की, इसने भी अगर हमारे अधिकारों को ताक पर रख दिया, तो जिस तरह की लड़ाई मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी तरह की लड़ाई अपनी आने वाली सरकार के खिलाफ भी हम लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा समाज नहीं बचा तो फिर हम क्या करेंगे? आपने मुझे मौका दिया बोलने का, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बस एक नारा और लगा दूं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। शुक्रिया।